to marrow, but the fruits of melons are sweeter than those of marrows. तो हमने इन्वेस्टिगेशन करके बताना है कि भाई हमने एक इन्वेस्टिगेशन सेट करनी है जिसमें बताना है कि भाई मेलन्स आर स्वीटर हैं देन मैरो. रीज़न क्या है, मेलन्स क्यों स्वीटर है मैरो से? तो याद रखें मेलन स्वीटर होता है मैरो से. मैरो जो है एक ये जो है हमारे पास ग्रीन कलर का पौधा होता है, ग्रीन कलर का फ्रूट और वेजिटेबल दोनों इसको कहते हैं. ये इस तरह का होता है, कुकम्बर की शेप का होता है ये मैरो. और मेलन तो आप जानते हैं वाटर मेलन की वो है प्लांट्स हैं. डिस्क्राइब हाउ यू कैन कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन फॉर द फूड टेस्ट टू कंपेयर द कंटेंट ऑफ द मेलन एंड मैरो. तो आप कैसे ये इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे? सबसे पहले द मासेज ऑफ बोथ फ्रूट शुड बी टेकन इक्वली. आपने दोनों का मास इक्वली ले लेना है दोनों फ्रूट्स का. एंड द फ्रूट शुड बी राइप्ड एट द सेम स्टेज. और दोनों एक ही वक्त के पके हुए हों, मतलब एक जितने पके हुए हों. उनके जो पका हुआ होता है ना, कहते हैं कि पका हुआ है फ्रूट, वो एक जितना बना हुआ हो. देन द जूस वुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ फ्रूट्स. इन दोनों में से जूस ले लेंगे. एंड देन वी ऐड बेनेडिक्ट सोल्यूशन इन इट एंड हीट इट. आप जानते हैं शुगर टेस्ट के लिए हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करते हैं. आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल दिया और उसको हीट कर दिया. द कलर ऑफ जूस हेल्प्स टू कंपेयर द शुगर कॉन्टेंट. अब जो कलर चेंज होगा इन दोनों में वो आपको बताएगा कि किस में शुगर कॉन्टेंट ज़्यादा है. इफ ब्लू कलर इट मीन्स नो रिड्यूसिंग शुगर. ग्रीन कलर ट्रेसेस ऑफ शुगर आर प्रेजेंट. Yellow or orange color shows moderate sugar. Brick red color show high reducing sugar. Compare the speed and the depth of both solutions during color changes. आपने स्पीड चेक करनी है कि किस में जल्दी कलर चेंज होता है और कितना कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, और किस तरह का कलर आ रहा है, तो वो आपको बताएगा. तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से आप ये जान सकेंगे कि जो मेलन है वो ज़्यादा स्वीटर है मैरो प्लांट से, और वो कलर आपको इंडिकेट कर सकेंगे इन्वेस्टिगेशन में कि कौन सा स्टेज है शुगर की इसमें. और आपको डेप्थ मालूम होगी, स्पीड से पता चलेगा कौन कितना जल्दी कलर बदलता है, मतलब कौन सा जो लिक्विड है उसने जल्दी कलर बदला है. तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा शुगर है और किस में कम शुगर है. तो दिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन फॉर द सेटिंग ऑफ द for testing the sugar content and the marrow fruit. इन प्लांट्स में मई जून 2012 का क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. सेल्स डिवाइडिंग टू फॉर्म गैमीट्स. सेल्स डिवाइड होते हैं तो गैमीट्स बनते हैं. आप ये देखें, आपको एक सेल दिया गया है, उसमें ये वाला पोर्शन जो है ये आपके पास अंदर वाला जो ब्लैक है ये क्रोमोसोम है, और ये जो लिक्विड पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है. इसी में उन्होंने कहा है, आपसे पूछा है कि भाई क्रोमोसोम कौन सा है, साइटोप्लाज्म कौन सा है, वो हमने बता दिया है. टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. तो कहते हैं कौन से टाइप की सेल डिवीजन है गैमीट्स बनाने में. तो हम सब जानते हैं और हम बच्चों को बार बार पढ़ाते हैं, गैमीट्स आर स्पर्म एंड एग. और जब स्पर्म और एग बनते हैं तो ये 1n हो जाते हैं. मतलब जब तक ये सेल जो होते हैं, सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो 2n होता है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और एग ये 1n हो जाता है. तो गैमीट बनते वक्त सेल 1n हो जाते हैं 2n से, और इस प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं, टू कन्वर्ट द सेल्स फ्रॉम 2n टू 1n स्टेज. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टू मेंटेन द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आप मुझे बताएं, फादर से भी 2n आ रहे हैं, मदर से भी 2n आ रहे हैं, 2 तो बच्चा तो 4n एबनॉर्मल हो गया. तो ये हम जो प्रोसेस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में, मियोसिस इसलिए होता है ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल रह सके. फर्टिलाइजेशन हो तो जाइगोट बने तो उसमें 2n हो, 4n ना हो. The zygote is of 2n and not of 4n. Name where such dividing cells can be found in a plant. तो आप याद रखें कि प्लांट में कहाँ मौजूद हैं डिवाइडिंग सेल्स. पोलन में मौजूद हैं, पोलन ग्रेन्स में, और फीमेल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में मौजूद होते हैं जिनमें मियोसिस होती है. ये आपके पास पार्ट ऑफ द प्लांट है, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है. इंसेक्ट इसलिए कि देखें कब बना हुआ है, इंसेक्ट हमेशा इसके अंदर आकर बैठेगा, ठीक है. तो इसलिए इसका फेस ऊपर की तरफ है, इसका फेस ये ऊपर की तरफ है, इसमें इंसेक्ट आकर बैठेगा. ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है. इसकी डायग्राम में ये स्टिग्मा है, ये दरमियान वाला स्टाइल, और आखिरी ओवरी होता है. मेल का एंथर और ये फिलामेंट है, और ये इसकी लार्ज डायग्राम है जो आपने ड्रा करनी है, नीटली ड्रा करनी है. कोई कट्स बार बार ना आए हों ताकि आपके मार्क्स डिडक्शन ना हो. इंशाल्लाह डायग्राम पर हम एक लेक्चर लेंगे भी. 2 विजिबल फीचर्स जो आपको फ्लावर में नज़र आ रहे हैं, एक तो इसका फीडरी स्टिग्मा नहीं है. अगर फीडरी स्टिग्मा होता, जो फीमेल पार्ट है, अगर वो फीडरी होता तो फीडरी का मतलब है कैच द, ये कैच करेगा पोलन ग्रेन्स को अपने साथ अटैच करेगा. ये फीडरी नहीं है. क्यों? इसलिए फीडरी नहीं है कि इंसेक्ट आकर आराम से बैठे. फीडर्स तब ज़रूरत होती है जब विंड हो, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके एक्सपोज नहीं है. क्यों एक्सपोज नहीं है? क्योंकि वो भी विंड में एक्सपोज होने चाहिए ताकि विंड उन्हें दूर दूर
विंड में ये यूँ एक्सपोज होते हैं फिर जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और ये अपवर्ड नहीं होता, डाउनवर्ड कंडीशन में फ्लावर की जो फ्लावर का फेस है वो यूँ डाउनवर्ड होता है, यूँ नीचे की तरफ होगा, अपवर्ड नहीं होगा फ्लावर। ठीक है, तो दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज नहीं होते और फीडरी स्टिग्मा नहीं होता। गिविंग प्रैक्टिकल डिटेल्स आपने प्रिपेयर करना है पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम दिस फ्लावर एग्जामिनेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसको देखकर आपने एक एग्जामिनेशन प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स आर टेकन फ्रॉम द एंथर्स। आपने मेल के यानी फ्लावर में देखें इस जगह पर पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल के, आपने वो ले लेने हैं और उसको माइक्रोस्कोप पर रख देना है। ऐड एनालिन ब्लू सोल्यूशन और ग्लाइसरीन। आपने इन पोलन ग्रेन्स पर या एनालिन ब्लू, दिस इज़ द नेम ऑफ द स्टेन, आपने ये ऐड करना है या फिर ग्लाइसरीन ऐड करनी है ताकि आप देख सकें ऑर्गेनेलीज को क्लियरली जो कि पोलन ग्रेन्स में आपको नज़र आएंगे। ग्लास स्लाइड इसके ऊपर रख देनी है कि बबल्स ना बने, बबल्स ना प्रोड्यूस हो। आप इसको डिफरेंट पावर लेवल्स ऑफ माइक्रोस्कोप में देखेंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आपको बीन सीडलिंग और पी सीडलिंग दी गई हैं, दोनों को आपने ऑब्जर्व करना है और इसकी रीडिंग्स देखनी है कि रीडिंग्स इनकी क्या है। मतलब कि हमारे पास बीन सीड, आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास ये बीन और पी का सीड है। इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस तो बहुत क्लियर हैं कि रेडिकल जो है, रेडिकल रूट्स को कहते हैं जहाँ से रूट्स निकलते हैं, और प्रीम्यूल जहाँ से शूट निकलता है। तो इनके रेडिकल और प्रीम्यूल आपको नज़र आ रहे हैं, कॉटिलीडन इसे कहते हैं, दिस इज कॉटिलीडन। ठीक है, रेडिकल वो है जहाँ से रूट्स निकलेंगे। तो अगर आप बीन के रेडिकल देखें तो ये रूट्स की जो साइड है वो थिन है, और पी की देखें तो वो थिक है। प्रीम्यूल देखें तो इसमें आगे 2 लीव्स हैं, प्रीम्यूल जहाँ से शूट निकलेगा, और इसमें देखें तो आपके पास पी में वन लीव बना हुआ है। कॉटिलीडन देखें तो अबव द ग्राउंड है, ये देखो ये ग्राउंड है, इससे अबव है कॉटिलीडन। इसमें देखें कॉटिलीडन बिलो द ग्राउंड है। टेस्टा देखें, इसमें टेस्टा कहते हैं आउटर कोटिंग को, वो इसमें सेपरेट है, और इसमें देखें टेस्टा इसके साथ अटैच है। ये इसके डिफरेंसेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं कि इसकी थिन है, इसकी थिक है, इसमें बिलो द ग्राउंड है, इसमें अबव द ग्राउंड है। ये सारे आपने इस टेबल में पुट करने हैं। अगले स्टेप की तरफ आते हैं कि आपने मेजर करनी है लेंथ, अनकर्ल्ड लेंथ ऑफ द पी सीडलिंग, और आपने लिखनी है उसकी रिकॉर्डिंग्स, और इसकी बीन सीडलिंग की भी। अभी इन्होंने किस तरह किया आप देख लें। आप पी सीडलिंग ले लें, एक पी सीडलिंग में आप एक यहाँ पर निशान लगा लें, ठीक है, और एक निशान आप यहाँ पर लगा लें, और जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा अबाउट, ये देख लें आप, ये आपको 6.5 यानी 6.5 सेंटीमीटर का मिल रहा है आपको। ये आप देख लें 6.5 सेंटीमीटर का है आपके पास यहाँ पर। तो जब इसको मिलीमीटर में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो 65 मिलीमीटर हो गया। अगर मैं इसको ले लूँ तो इसमें भी इसके ऊपर यहाँ पर मैं लाइन लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं लाइन लगाऊंगी, तो ये दोनों लाइंस के अंडर जब मैं इसकी रीडिंग लूँगी तो वो मेरे पास आ रही है कुछ 7 वेट कर लें प्लीज़, ये मेरे पास आ रही है 7.5। और यहाँ पर इसको भी रीडिंग लूँगी इसी तरह यहाँ पर इसकी भी रीडिंग लूँगी, इसको काउंट करूँगी तो ये 1 के इक्वल आ रहा है। तो 7.5 और 1 8.5 हो गया, ये 8.1, मतलब रीडिंग इसके करीब आएगी। यहाँ पर ये मेरे पास आ रहा है 7.1 के इक्वल, यहाँ से लेंगे 7.1 के इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हैं 7.1 के इक्वल आ रहा है ये मेरे पास, और ये मेरे पास आ रहा है 1 के इक्वल, 0 से 1। तो 7.1 + 1 = 8.1। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो ये 81 मिलीमीटर आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को मैं यहाँ पर लिख लूँगी 65 मिलीमीटर और 81 मिलीमीटर। इसका एक्चुअल का आप लार्ज डायग्राम बनाएंगे जो कि यहाँ पर नहीं गिवन, लेकिन आपने बनानी है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आपको फ्रूट्स फ्रॉम द अनदर प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलेगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट दिखाए गए हैं, 2 फ्रूट्स हैं, उनकी साइज बंद करो, ऑफ मई जून 2014। अब ये फ्रूट शो किया हुआ इन्होंने एक और प्लांट का, और उसका 1 सेंटीमीटर साइज़ है, और साइड व्यू यूँ बताई गई है। फिजिकल एडॉप्टेशन क्या नज़र आ रही है आपको फिजिकल, इसमें एक तो आपको नज़र आ रहा है कि देखें ये फ्लैट है, डिस्क शेप्ड है और लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है। लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मतलब ये होता है कि जितना अंदर वॉल्यूम है उसके मुताबिक उसका जो सरफेस एरिया है वो उसके लिए सही है।
मगर अगर छोटा वॉल्यूम हो ना, अंदर जगह को कहते हैं वॉल्यूम, तो उसके लिए ये सरफेस एरिया बहुत बिगर है, क्योंकि वॉल्यूम छोटा है ना। जितना लार्जर चीज़ होती है उसका सरफेस एरिया उसके लिए छोटा पड़ जाता है। जितनी स्मॉल चीज़ होती है तो इस वॉल्यूम के लिए इसका सरफेस एरिया लार्जर है। तो भाई ये डिस्क शेप है, स्मॉलर साइज़ है, तो इसका सरफेस एरिया लार्जर होगा टू वॉल्यूम रेशो। वॉल्यूम को लेकर इसका सरफेस एरिया इसके लिए बड़ा है। तो फ्लैट डिस्क शेप है, लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम द प्लांट दैट प्रोड्यूस देम। क्यों ज़रूरी है कि फ्रूट डिस्पर्स हों? क्योंकि इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग एंड रिड्यूस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एज वेल एज अलाउइंग प्लांट्स टू कॉलोनाइज न्यू हैबिटेट। एक तो ये ओवर क्राउड नहीं होंगे करीब करीब, ना तो इनमें कंपटीशन आएगा रिसोर्सेज के लिए, और न्यू हैबिटेट्स दूर दूर बनाएंगे। तो ये इनके फ़ायदे हैं। You are provided with a packet of seeds, 2 petri dishes, 2 filter papers and water. How you might use these to investigate the effect of overcrowding on the growth of seedling. In one petri dish आपने क्या करना है? Spread the seeds evenly. दूर दूर मतलब evenly distribute कर देने हैं. And in other seeds are to be placed together. दूसरी petri dish में करीब रख लेने हैं, closer. The number of seeds are to be same and should be left for the same time. Number of seeds भी same हो और same time के लिए आप इन्हें छोड़ दें. The volume of water for each dish should be of equal volume. आपके पास volume of water भी same होगा. Environmental condition, for example light, pH, temperature should also be same for both. And they should be covered to prevent water loss. इनको cover करेंगे ताकि water loss भी ना हो. Then compare the growth of both type of seeds. What you will see, seeds closer together will not grow as much as these that were spread evenly. क्योंकि spread जो evenly हुए थे उन्हें ज़्यादा जगह मिली, वो आराम से grow कर सके। बनिस्बत इसके जो closer थे उनके लिए ये grow करना क्या हो गया? करीब होने की वजह से उनकी growth इतनी अच्छी नहीं हुई। तो seeds closer together will not grow as much as those that were spread evenly. Now come to this question number 8. 2 germinating cress seeds on the same scale. So compare the features of these two seedlings. So one is in the dark, it is in the light. एक light में एक dark में difference देख लें. Dark वाला small रह गया है, light वाला large है क्योंकि उसको light मिली है. इसकी stem longer है, इसकी shorter है. इसके curly और straight हैं जबकि इसके curly हैं. इसके curly हैं और कहीं कहीं straight हैं जबकि इसके curly हैं. तो these two are the differences of these two. अब अगर हम डिज़ाइन एंड इन्वेस्टिगेशन टू शो हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द जर्मिनेशन ऑफ क्रेस सीड, अब हमने एक इन्वेस्टिगेशन दोबारा सेट करनी है ताकि हम देख सकें कि जर्मिनेशन ऑफ क्रेस सीड कैसे होगी. हाउ यू विल कंट्रोल वेरिएबल्स टू इंश्योर दैट दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ वैलिड. तो आपने क्या करना है? ग्रो 3 सीड्स इन द सॉइल. एक 3 सीड्स लेने उन्हें सॉइल में ग्रो करना है. टेक सेम नंबर एंड स्पीशीज ऑफ सीड. Have same external conditions, for example oxygen concentration, light intensity, same volume of water. The temperature should be different for every seed, लेकिन तीनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंट होगा. 1 seed is in low 10 डिग्री सेल्सियस, 1 in moderate 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 in maximum 100 डिग्री सेल्सियस. आपने 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सीड को छोड़ना है लेकिन बाकी सारे वेरिएबल सेम लेने हैं. लीव इट फॉर सम डेज, देन कंपेयर द रेट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ एवरी सीड. आपने हर सीड को कंपेयर करना है कि वो कितना जर्मिनेट हुआ है. यू विल सी एट 25 डिग्री सेल्सियस द सीड विल जर्मिनेट बेस्ट. वाई? बिकॉज 25 डिग्री सेल्सियस इज देन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सीड जर्मिनेशन. इस पर सबसे बेस्ट ग्रो करेगा सीड. तो ये आपके पास ये रीज़न है सीड की जर्मिनेशन की. अब आपके पास एक फोटो माइक्रोग्राफ है जो कि शो कर रही है जर्मिनेटिंग सीड को. 9 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर-नवंबर 2019 का. आपने इसकी लेंथ ले ली, सी और डी इज़ 13 मीटर. आपको पता है कि सी से डी जो है वो 13 मीटर है, वो आपने ले लिया. आपने जो अपनी मेजर की लेंथ, आप इसकी ड्राइंग बनाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने नहीं बनाई लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल वो 61 है ये, ठीक है. यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ऑन योर ड्राइंग एंड रिकॉर्डेड. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो 61 है. तो 13 को आपने, दैट इज़ द एक्चुअल, वो हमेशा डाउन आता है, आप जानते हैं आई एम. और जब मैं आई एम की बात करती हूँ तो मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल टू आई बाई एक्चुअल. तो एक्चुअल नीचे आता है, तो एक्चुअल तो हमने कह दिया 13 है, 13 नीचे आ जाएगा यहाँ पर. और जो इमेज हमने ड्रा किया मैंने उसकी एक एज्यूमिंग लेंथ ले ली कि वो 61 है.
ठीक है। तो वो दोनों मैंने लिख ली और उसको डिवाइड किया तो 4.7 टाइम्स मैग्नीफाई हुआ है। ये कह रहा है आई एम 4.7 टाइम्स मैग्नीफाई। तो आपने डायग्राम को खुद बनाकर उसकी रीडिंग ले लेनी है और फिर उसको उसके एक्चुअल से डिवाइड करना है तो आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। अपरेटस ले लें, यू कैन यूज़ टू एग्जामिन द ओरिजिनल लिविंग स्पेसिमेन ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड मोर क्लोजली। तो आप क्या करें, मैग्नीफाई ग्लास के ज़रिए आराम से देख सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास अक्टूबर नवंबर 2020 का। सीडलिंग्स ले लें आप, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करेगा लाइट एंड डार्क में ग्रोथ ऑफ सीडलिंग को। तो 2 फैक्टर्स जो हैं लाइट एंड डार्क में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।